है दोस्तों। चलिए तो आज का हमारा वाइस अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब मैंने हम लोग देखे थे कि जब जो आपका मेन वाइंडिंग का एमएमएफ होता था वो दो एमएमएफ में कन्वर्ट होता था, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा था, सेम आ रहा था। जिस कंडीशन में इक्वल आपका टॉर्क लग रहा था, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग रहा था, जिसके चलते आपका जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता था। देखो अब मान के चलो स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग कंडीशन में आपका इंडक्शन मोटर जो है वो क्या था, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था, ठीक है। लेकिन इंडक्शन मोटर को अगर मान के चलो तुम्हारा जो रोटर है इनिशियल कंडीशन में क्या है, स्टैंड स्टिल अवस्था में है, तो स्टेडी स्टेट में रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक स्मॉल पुश देंगे तो क्या होगा, इधर का मान के चलो, देखो ये मेरा हैंड देखो, इधर से 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन, ठीक है। अब कोई एक्स्ट्रा 1 न्यूटन का दे दिया है, मुझे इधर की ओर पुश किया तो इधर का टॉर्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इधर का लो हो जाएगा। मतलब इधर की ओर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगूंगा कि नहीं, करने लगूंगा। तो इसी प्रकार अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बात करें तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग रहे थे, लेकिन जब तुमने एक स्मॉल पुश दिया तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में दिया, मान के चलो तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुमने पुश दिया तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्लिप क्या होगा, लेस देन 1 हुआ, और बैकवर्ड स्लिप क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हुआ। अब देखो जिसका स्लिप लेस देन 1 हुआ उसका टॉर्क क्या हो गया, हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इधर से देखो 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन इधर भी, इधर तुमने पुश दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इधर से रोटेट करने लगा, इसका मतलब इधर का टॉर्क हाई, तब तो रोटेट करने लगा, दूसरा का बात जी। अब इधर से भी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इस डायरेक्शन में था, और इसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट करने लगा, यानी इन दोनों के बीच का स्लिप क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यानी रिलेटिव स्पीड कम तो स्लिप क्या कम, और स्लिप कम तो टॉर्क क्या मिल गया हमको, स्टार्टिंग में हाई मिल गया। चलो अब क्या होगा कि तुमने एक्सटर्नल पुश दिया, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में बात करें तो आपका सिर्फ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था। देखो इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन मोटर में केवल एक मेन वाइंडिंग होता था, जिसके चलते एक ही एमएमएफ जनरेट होता था, लेकिन हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग मिनिमम 2 वाइंडिंग का 2 फेज वाइंडिंग का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल फेज में हम लोगों ने देखा जो हमारा फील्ड पर जो हो रहा था वो सेल्फ स्टार्टिंग, सॉरी जो टॉप पर जो हो रहा था वो सेल्फ इक्वल एंड अपोजिट था, जिसके चलते क्या हो रहा था आपका नेट टॉर्क जीरो का आपका रोटर रोटेट नहीं कर पा रहा था। तो उसी के आगे अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग एक और वाइंडिंग रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। और ये आपका होता है मेन वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, रोटर होता है, ठीक है। और इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग एक स्विच लगाते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी CS यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। ये आपका ऑक्सिलरी हो गया, ये मेन वाइंडिंग हो गया, और मेन वाइंडिंग जो होता है वो सप्लाई से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग की इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, और लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। कहने का मतलब क्या होगा, ये रोटर से ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो डिस्टेंस होता है वो जो एयर गैप होता है मिनिमम रखा जाता है ताकि लीकेज रिएक्टेंस कम हो सके, ठीक है। वैसे मेन वाइंडिंग की बात करें तो जो ये मेन वाइंडिंग है इसके इसके लीकेज रिएक्टेंस को क्या किया जाता है, हाई बनाया जाता है, मतलब रोटर से डिस्टेंस इसका एयर गैप का ज्यादा रखा जाता है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है लो रखता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। मैंने क्या बोला कि इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक मेन वाइंडिंग के साथ एक एक्सटर्नल वाइंडिंग जोड़ दिया जो कि है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई और रिएक्टेंस का वैल्यू लो। उसी प्रकार मेन वाइंडिंग का हम लोगों ने
वैल्यू टू रखना। देखो अब यहां से ये बताओ हमको, अगर मैं तुमसे पूछूं तो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सएम बाई आरएम का रेशियो, एक्सए बाई आरए के रेशियो से लेस देन होता है या ग्रेटर होता है? बताओ जल्दी से। देखो एक्सएम का वैल्यू, यार एक काम करो, ये मेन वाइंडिंग का है तो इस लीकेज रिएक्टेंस को एक्सएम लिख दो, और ये मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है तो इसको आरएम लो, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरए ले लो और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस एक्सए, ठीक है। अब बताओ एक्सए बाई आरएम का जो रेशियो होगा वो एक्सए बाई आरए के रेशियो से बड़ा होगा या छोटा होगा? देखो एक्सए का वैल्यू बड़ा और आरएम का वैल्यू छोटा, यानी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी प्रकार देखो एक्सए का वैल्यू छोटा लेकिन आरए का वैल्यू बड़ा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सए बाई आरए का रेशियो जो है एक्सए बाई आरए के रेशियो से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? अब देखो इस मैग्नेटिक सर्किट को और इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा हूं मैं, तो कैसे दिखा सकता हूं? तो आप बोलिएगा कि सर मेन वाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस और मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस पैरेलल है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और यहां पर मेरा क्या है, सप्लाई कनेक्टेड है जो कि है V, या फिर ऐसे का ऐसे रहने V, ठीक है। अब ये क्या है, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस, मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। इसमें मेन वाइंडिंग में मेन करंट IA फ्लो होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में IA करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब देखो अगर तुमसे कोई पूछ दे, यहां पर JX हम लिख दो, JX, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दे कि इसमें IM करंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि इसकी इस वाइंडिंग के क्रॉस का वोल्टेज और इस वाइंडिंग का टोटल इंपीडेंस, तो इस वाइंडिंग का टोटल वोल्टेज क्या है, देखो तो V पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इसके क्रॉस का भी वोल्टेज क्या है, V है, और इसके क्रॉस का भी वोल्टेज V है, यानी IM का वैल्यू V बटा R प्लस JX है। उसी प्रकार ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को पूछो तो तुम लोग बोलेंगे V बटा में R प्लस JX है, ठीक है। और एंगल बात करूं मेन वाइंडिंग का क्या होगा, तो देखो वोल्टेज से मेन वाइंडिंग का करंट जो होगा वो लैग करेगा कि नहीं करेगा, तो लैग करेगा तो माइनस एंगल कितना होगा, तो बोलेगा tan इनवर्स xm बाई rm, xm बाई rm, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सिलरी में वाइंडिंग में है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भी करंट जो होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा तो माइनस tan इनवर्स xm बाई rm, xm बाई rm, ठीक है। क्लियर है सबको बात? चलो आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ आपका बात? तो देखो आगे यहां तक हम लोगों ने बात किया मेन वाइंडिंग के करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बारे में। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखो इन दोनों में अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों में वोल्टेज क्या है, सेम है, तो रिफरेंस किसको ले लेते हैं, वोल्टेज को रिफरेंस लिए। अब देखो ये जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है। अब यहां पर देखो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू देखो तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज से कितना से लैग करेगा, तो phi a एंगल से। अब देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का phi a एंगल से लैग कर रहा है तो मेन वाइंडिंग का जो होगा करंट IA वो phi m एंगल से लैग करेगा, कितना एंगल से, phi m एंगल से। अब यहां पर आप बोलिएगा कि सर आपने ज्यादा लैग करवाया है मेन वाइंडिंग के करंट को और कम लैग करवाया ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को। तो देखो यहां पर मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, जब मेन वाइंडिंग का इसके कंपैरिजन में देखो इसके कंपैरिजन में मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा वो वोल्टेज से ज्यादा लैग करेगा जो कि phi m एंगल से, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप तुमसे कोई पूछ दे, यहां तक सबको क्लियर हुआ? एक बार देखो ये सभी क्लियर हुआ सबको, ये सारी पॉइंट क्लियर हुआ सबको? चलो अब यहां से बताओ कि मतलब क्या समझ में आया, क्या समझ में आया यहां से?
कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उस सप्लाई वोल्टेज से मेन वाइंडिंग का जो करंट है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट से ज्यादा से लैग करेगा। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर देखना, अगर अब मैं आपसे पूछूं मेन वाइंडिंग का एमएमएफ कितना होगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि सर मेन वाइंडिंग का जो एमएमएफ है यहां तक सबको दिख रहा है ना, V वोल्टेज ये करंट ये फाइव से लैग करेगा और ये आई यहां पर देखना, अगर मेन वाइंडिंग का एमएमएफ की बात करें तो क्या होगा, एफएम cos ऑफ थीटा इनटू cos। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, ये मेन वाइंडिंग का करंट है तो मेन वाइंडिंग के करंट के चलते मेन वाइंडिंग का एमएमएफ आएगा एफएम। ठीक है, अब एमएमएफ आ रहा है तो वोल्टेज से कितना से लैग कर रहा है, तो फाई एम एंगल से तो ओमेगा टी माइनस फाई। अब आप बोलिए कि सर ओमेगा टी में से कैसे घटा दिए, तो तुम स्टैंडर्ड फार्मूला याद करो, एमएमएफ का क्या होता था, एक बार एफएम बराबर क्या होता था, एफएम cos थीटा इनटू cos ओमेगा टी, ये मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। तो यहां पर देखो स्पेस में तो अब आप मैंने क्या किया, मेन वाइंडिंग को रेफरेंस लिया है तो स्पेस में तो मेन वाइंडिंग का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो cos थीटा का cos थीटा आ गया। लेकिन यहां पर देखो टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में क्या आ रहा है, टाइम एंगल जो है उसमें क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कितना का फाई एम का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और ये वोल्टेज से लैग कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस फाई एम लिखा है। सबको समझ में आई ये बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये किसका होगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ होगा। उसी प्रकार मैं तुमसे पूछूं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के एमएमएफ कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर एफ cos। अब देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मैंने क्या कर दिया, स्पेस में मेन वाइंडिंग से क्या कर दिया है, 90 डिग्री से फेज डिस्प्लेस कर दिया है, यानी मेन वाइंडिंग में थीटा है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। अब देखो टाइम में पूछे तो आप बोलिएगा सर कि cos टाइम में कितना होगा, तो देखो फाई ए एंगल से आई ए के चलते क्या आएगा, एफ ए एमएमएफ आएगा, आई ए के चलते क्या आएगा, एफ ए एमएमएफ आएगा। ठीक है सबको, एफ ए एमएमएफ आएगा तो देखो ये फाई ए से क्या कर रहा है, फाई ए से लैग कर रहा है तो ओमेगा टी माइनस फाई ए आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे अगर बात करूं मैं, अब क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिए तो fn/2 आपका हो जाएगा। अब इस 2 को इधर भेजिए तो 2 cos थीटा इनटू cos ओमेगा टी माइनस फाई, यानी 2 cos a इनटू cos b, तो इसको तोड़ दीजिए आसानी से, तो कहेंगे कि आप cos a प्लस b, सबको फार्मूला याद होगा, प्लस cos a माइनस b यानी थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होगा। चलो ये दो पार्ट में भी डिवाइड होगा, यानी क्या होगा कि मेन वाइंडिंग ने 2 एमएमएफ जनरेट किया, एक बैकवर्ड एमएमएफ एक फॉरवर्ड एमएमएफ। बैकवर्ड एमएमएफ किसको बोलते हैं, जिसमें थीटा प्लस है और जिसमें थीटा माइनस है वो फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार से अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की अगर एमएमएफ की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बचेगा, यहां पर fn/2 2 cos थीटा इनटू cos 2 cos थीटा प्लस 90 इनटू cos ओमेगा टी माइनस फाई, यानी cos a प्लस b cos a माइनस b, तो cos थीटा प्लस 90 प्लस ओमेगा टी माइनस फाई फिर प्लस cos, यहां पर देखो थीटा प्लस 90 दिख रहा है सबको, cos थीटा प्लस 90 cos थीटा प्लस 90 और माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा इतना। चलो आगे देखो, आगे देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, fm/2 इनटू थीटा प्लस ओमेगा टी, इसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, वही सब चीज लिखूंगा, बस मैं थोड़ा इसको सजा रहा हूं, ओमेगा टी प्लस 90 माइनस फाई, ठीक है, प्लस cos थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री प्लस फाई, ये होगा। चलो
अब इन दोनों एमएमएफ का हम फेजर डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो तो फेजर डायग्राम बनाते हैं इन दोनों एमएमएफ का। ये सभी समझ में आया होगा। चलो देखो अब इन दोनों का ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग का हम लोग क्या करते हैं एक साथ एमएमएफ बनाते हैं। देखो अब यहां पर क्या करो, पहले तुम बनाना किसका, बैकवर्ड फील्ड का, ठीक है। तो देखो बैकवर्ड फील्ड का अगर बात करें तो मेन वाइंडिंग का बैकवर्ड फील्ड ये है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का बैकवर्ड फील्ड कहां है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ये वाला है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसमें मेन वाइंडिंग का बैकवर्ड फील्ड में थीटा प्लस ओमेगा टी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थीटा प्लस ओमेगा टी रेफरेंस मान लो। क्या कर लो, रेफरेंस मान लो। ये क्यों मान लो, लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। देखो थीटा प्लस ओमेगा टी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मैंने थीटा प्लस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। अब देखो ये थीटा प्लस ओमेगा टी से जो मेन वाइंडिंग का एमएमएफ है वो कितना से लैग कर रहा है, माइनस फाई एम, यानी लैग कर रहा है कितना से, फाई एम से लैग कर रहा है। और ये कौन होगा, मेन वाइंडिंग का एमएमएफ होगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के एमएमएफ की बात करें तो वो 90 माइनस फाई ए से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है थीटा प्लस ओमेगा टी से। तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, 90 होगा और 90 माइनस फाई ए यानी 90 में से कुछ एंगल घटा देंगे तो इसका कहीं ना कहीं इस प्रकार से आएगा। और ये कितना होगा, ये आपका कितना होगा, तो 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। और ये किस वाइंडिंग का एमएमएफ होगा, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का होगा। अब देखो स्टार्टिंग जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो आपका टॉर्क होता है, जो आपका टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेटर का एमएमएफ रोटर का एमएमएफ इनटू साइन ऑफ एंगल वेव, ठीक है, यही होता है साइन लैम्डा। तो देखो एक हमको एमएमएफ मिल गया ये, यानी दो एमएमएफ हमको मिल गया कि नहीं, और दोनों के बीच का एंगल भी मिल गया, यानी टॉर्क के बैकवर्ड फील्ड का मुझे पता चल गया कि टॉर्क क्या होने वाला है। उसी प्रकार अगर मैं फॉरवर्ड टॉर्क पता करना है तो फॉरवर्ड टॉर्क पता करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो इन दोनों में थीटा माइनस ओमेगा टी और यहां पर भी देखो थीटा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, मेन वाइंडिंग में थीटा माइनस ओमेगा टी, तो ऑक्सिलरी में भी आना चाहिए थीटा प्लस 90 माइनस फाई, ठीक, cos a प्लस b, cos a माइनस b, तो माइनस ये थीटा माइनस ओमेगा टी। हां चलो ठीक है, देखो यहां पर थीटा माइनस ओमेगा टी और देखो ये भी थीटा और यहां पर माइनस ओमेगा टी, यानी दोनों में थीटा माइनस ओमेगा टी कॉमन है। यहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया है इसको, ये मेन वाइंडिंग का है, ठीक है, और ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको अगर सही से लिखना है तो एक काम कीजिए, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ना, ये ठीक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है और यहां पर आपका माइनस होगा, ठीक है। चलो और ठीक है, देखो तो दोनों में थीटा माइनस ओमेगा टी, थीटा माइनस ओमेगा टी कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं थीटा माइनस ओमेगा टी, और थीटा माइनस ओमेगा टी का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड फील्ड। अब देखो थीटा माइनस ओमेगा टी मैंने जब कॉमन लिया तो थीटा माइनस ओमेगा टी से मेन वाइंडिंग का एमएमएफ जो है कितना से लीड कर रहा है, फाई एम से लीड कर रहा है, कितना से, फाई एम से लीड कर रहा है, तो मैंने फाई एम बना दिया। उसी प्रकार अब आओ ऑक्सिलरी में थीटा माइनस ओमेगा टी से 90 प्लस फाई ए से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी 90 तो यहां पर होगा कहीं और फाई ए ऐड कर दोगे, तो फाई ए ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एमएमएफ आएगा, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हो गया और ये हो गया 90 प्लस डिग्री प्लस फाई। अब यहां से मुझे एक बात बताना, दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होता है, ये हमको बताओ। तो तुम बोलोगे कि सर दो वेक्टर का सम मैक्सिमम तब होगा जब उन दोनों के बीच का एंगल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो वेक्टर का अगर सम देखते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कम तो cos थीटा का वैल्यू हाई, जब cos थीटा का वैल्यू हाई जब तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड हाई, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड हाई किस कंडीशन में मिल रहा है, जब इन दोनों के बीच का एंगल कम होगा। तो अब ये बताओ ये किसका था, ये बैकवर्ड फील्ड का था और ये फॉरवर्ड फील्ड था, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में
बीच का एंगल इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या होगा? देखो तो इन दोनों के बीच का एंगल इतना ही बन रहा है, ये मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एलिमेंट है, लेकिन मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के एलिमेंट की बात करें तो ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसका एंगल कम बन रहा है इसके कंपैरिजन में, है ना? तो इसका एंगल जब कम बन रहा है तो ऑब्वियस बात है इसका टॉर्क क्या होगा? हाई होगा, ठीक है? इसके कंपैरिजन में इसका टॉर्क क्या होगा? लो होगा। अब बताओ जो ये फॉरवर्ड फील्ड का टॉर्क क्या होगा? बैकवर्ड फील्ड से अधिक होगा। अब जब फॉरवर्ड फील्ड का टॉर्क बैकवर्ड फील्ड से अधिक होगा तो अब बताओ, अब इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो अब बताओ मैं किस डायरेक्शन में, इधर से इधर की ओर रोटेट करने लगूंगा कि नहीं? तो एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल जाएगा, लेकिन आपका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपका स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होने का कंडीशन क्या होता है कि यदि आपने स्पेस में 90 डिग्री का क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, तो टाइम में भी कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस में 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट तो है और टाइम में आपका 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, ठीक है? तो स्मूथ प्रोड्यूस करने के लिए अगर दोनों में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो आपका स्मूथ रोटेशन होता है, ठीक है? तो इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा, ठीक है? सबको बात क्लियर हुआ? ये सभी क्लियर हुआ कैसे हुआ और टॉर्क यूनिडायरेक्शनल कैसे बना? तो देखो स्टार्टिंग में जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इनिशियल कंडीशन में टॉर्क क्या हो रहा था? नेट टॉर्क 0 हो रहा था, है ना? लेकिन अब हम लोग क्या किए, इसे डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये क्या किया कि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग जोड़ दिया। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग जोड़ने से क्या हुआ, ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलने लगा, क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड का टॉर्क हाई, क्योंकि फॉरवर्ड फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टॉर्क जो होता है वो होता है एफएस के बार sin लेम्डा होता है, या एफएस एक बार क्या होता है? cos थीटा होता है, याद है सबको? तो अगर ये बताओ इसका अगर एक का यहां से नहीं समझ में आया, चलो मैंने बताया था कि दोनों अपना अपना एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दिख रहा है दो फील्ड बन रहा है, बैकवर्ड भी अपना क्या बना रहा है? बैकवर्ड भी अपना एक फील्ड बना रहा है, और इन दोनों फील्ड के बीच का एंगल ज्यादा, तो एंगल ज्यादा तो cos थीटा का वैल्यू कम, cos थीटा का वैल्यू कम तो टॉर्क का वैल्यू कम, और इसका कम तो इसका हाइट, यानी एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए तो ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हुआ। अगर आप टॉर्क स्प्लिट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, टॉर्क स्प्लिट कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्प्लिट कह लो, तो वो क्या है देखना। तो आपको पता होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हो, चाहे मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ाया होगा, मैंने बताया था क्या ये इस प्रकार से आता है क्या? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टॉर्क स्लिप को स्लिप बोलते हैं। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की मैंने बात किया था तो बताया था स्टार्टिंग कंडीशन में इसका टॉर्क नेट टॉर्क क्या होता है? 0 होता है, इससे स्टार्टिंग नहीं होता है, कहने का मतलब क्या होगा कि जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा वही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों का टॉर्क क्या है? सेम है, सिंपल होगा जब आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है? इसलिए आपका क्या होता है जो आपका
वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के चलते जो ग्राफ बनेगा टॉर्क स्लिप का ये वाला बनेगा। अब ध्यान तो इसका हम काम नहीं है। चलो अब मेरा टॉर्क और मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के चलते जो मेरा ग्राफ बनने वाला है कुछ ये बनने वाला है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अब इसमें हम लोगों ने क्या लगाया था, इसमें याद करो फिगर में कुछ एक से रिव्यू करके फिगर में मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया था और ये जो स्विच होता है वो 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचते ही क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। ओपन होगा तो क्या होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जब डिस्कनेक्ट होगा तो आपका रोटर तो रोटेट कर रहा है, तो अब किसके चलते रोटेट करेगा, केवल मेन वाइंडिंग के चलते। तो देखो स्टार्टिंग पे टॉर्क है नहीं, लेकिन जैसे ही 80% मान लो 80% स्पीड ये 0.8 यस यानी 0.8 स्पीड पर या 0.8 हो या 80% ऑफ स्पीड पर, तो ये कर्व जो था यहां तक तो आपका क्या आएगा, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ग्राफ फॉलो होगा। लेकिन जैसे ही 80% ऑफ रोटर का स्पीड पहुंचेगा सिंक्रोनस स्पीड के, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये मेन वाइंडिंग होगा था और यहां पर ऑक्सिलरी और यहां पर रोटर और यहां पर एक स्विच होगा, ठीक है। अब ये जैसे ही रोटर 80% ऑफ स्पीड पकड़ेगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा। स्विच ओपन तो इसमें करंट का वैल्यू 0, करंट वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट, इसका कोई काम नहीं होगा। स्विच जैसे ही ऑपरेट करेगा तो मोटर में एक जंप प्रोड्यूस होगा, ये जंप प्रोड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपका हट जाएगा। जैसे ही आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हटेगा तो मेन वाइंडिंग काम करेगा। इसका मतलब जो मेन वाइंडिंग का ग्राफ